So, course I can. Namaskar everyone. A warm नमस्ते welcome everybody. to our IG live Today chat is on the mat with International Dr. Women रमेश Day. पिछलानी और आज हम बात तो करने हेलो वाले भाइयों हैं गाइस अरेंजिंग गृहस्थ प्रोग्राम आश्रम ऑन के दैट. बारे में, ग्रम्बलिंग के बारे में और गॉसिप के बारे में. सो दोस्तों, पिछली बार हमारी इंस्टाग्राम लाइव में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इसीलिए इस बार उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने गेस्ट को इनवाइट पहले भेजा है और इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे. सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी हम 5 मिनट का इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं. तो ये इंट्रोडक्शन एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी मैं. एक जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी एक बार और सारे जानवर काफी कांप रहे थे ठंड में. तो उनमें एक जानवर था पोर्क्यूपाइन, जिसको हिंदी में साही कहते हैं, जो एक चूहे जैसा दिखता है और जिसके बड़े बड़े नीडल जैसे स्टिंग्स होते हैं. तो ये पॉर्क्यूपाइन ने सोचा कि मैं भी ठंड में काफी कांप रहा हूँ, क्यों नहीं मैं अपने दोस्तों से कहूं कि हम सब मिलकर साथ में रहें और थोड़ी एक वार्म गर्माहट सी आएगी. सारे दोस्तों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और सब साथ में रहने लगे. लेकिन चिपक चिपक कर रहने के चक्कर में उन स्टिंग से, उन नीडल्स जैसे स्टिंग से उनको चोट लगना शुरू हो गई. अब इस चोट में सबने सोचा कि दूर ही सही है, अलग अलग रहते हैं. तो वो लोग सब अलग हो गए, लेकिन ठंड में एक के बाद एक पॉर्क्यूपाइन ठंड के कारण मरने लगे. तो फिर उनमें से एक पॉर्क्यूपाइन ने सोचा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम साथ में रहें, लेकिन एक नियमित डिस्टेंस बनाकर रखें, एक सही डिस्टेंस बनाकर रखें और इस डिस्टेंस के अंदर हमें गर्माहट भी सही मिलेगी और एक दूसरे को चुभेंगे भी नहीं. तो इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी और बहुत अच्छी सीख मिलती है, जो सीख एक इस आईजी लाइव का एक अच्छा निचोड़ भी है. लेकिन ये सीख मैं अभी नहीं, इस आईजी लाइव के एंड में बोलूंगी. और एक और चीज है दोस्तों कि जिंदगी को 4 आश्रमों में डिवाइड करा गया है. पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है और फिर आता है संन्यास आश्रम. तो आज हम गृहस्थ आश्रम, फैमिली लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं. बाबा रामदास करके एक अमेरिकन स्पिरिचुअल राइटर हैं, ऑथर हैं, स्पीकर हैं, जिन्होंने एक बहुत सुंदर चीज कही है कि फैमिली लाइफ, गृहस्थ आश्रम एक स्पिरिचुअल लेबोरेटरी की तरह है. और उनका ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि उनके हिसाब से फैमिली लाइफ में साथ रहना है, रिश्तों को निभाना है, साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, बट ये सब हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और क्लोज लेकर जाते हैं. उन्होंने एक बुक के अंदर, अपनी एक बुक के अंदर एक बहुत खूबसूरत लाइन कही है, इफ यू आर एनलाइटेंड, इफ यू फील दैट यू आर एनलाइटेंड, देन गो एंड लिव विद योर फैमिली फॉर 7 days. और इस बात में इतनी सही सच्चाई है, क्योंकि असली टेस्ट तो वही तभी शुरू हो जाता है जब आप अपने परिवार के साथ रहते हो. और ये सच क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में गॉसिप भी है, ग्रम्बलिंग भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और अटैचमेंट भी है, ये सब है. पर फैमिली लाइफ के अंदर पेशेंस भी है, फॉरगिवनेस भी है, अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करने के भी मौके मिलते हैं. ऐसी ही खूबसूरत बातें डॉक्टर रमेश पिछलानी ने अपनी इस बुक व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट बीइंग पंक्चुअल, इसमें भी यही खूबसूरत बातें लिखी हैं कि कैसे लाइफ में, गृहस्थ आश्रम में ऐसी काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप स्पिरिचुअल एंगल देख सकते हैं. और यहाँ तक कि इन्होंने आज का जो हमारा टॉपिक है, गृहस्थ आश्रम, गॉसिप एंड ग्रम्बलिंग, इन तीनों को एक डेडिकेटेड चैप्टर दे रखे हैं. तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने गेस्ट डॉक्टर रमेश बिजलानी के बारे में कुछ 2 लाइंस बताना चाहूंगी कि डॉक्टर रमेश बिजलानी एक इंडियन राइटर है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, एम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं. उन्होंने 200 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा काफी पॉपुलर आर्टिकल्स हैं और लगभग 250 आर्टिकल्स उन्होंने स्पीकिंग ट्री के लिए भी लिखे हैं. उन्होंने 30 से ज्यादा बुक्स योगा, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स में लिखी है. और कोविड के दौरान उन्होंने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, यस, योगा एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो आज एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बन गई है. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रमेश बिजलानी. नमस्कार सर.
आपका अभिनंदन है हमारे इस आईजी लाइफ में। और आज हम बहुत सारी खूबसूरत बातें करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में, जहां पे गॉसिप भी है, ग्रम्बलिंग एटीट्यूड भी है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी सर, आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सब आपको बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, गृहस्थ आश्रम, फैमिली लाइफ, इसमें काफी सारी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, हमारे काफी सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करते हुए, रोल्स को निभाते हुए, हम कैसे उस हायर पर्पस ऑफ लाइफ की, जो हमारा उच्च उद्देश्य है, उसको लेकर कैसे कॉन्शियस रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं? मौके तो जैसे अभी आपने बताया हमें पूरे मिलते रहते हैं थ्रू आउट, और सिर्फ उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। अ, और एट द सेम टाइम कोई बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक आदत हो जाती है। और हम सब जो हैं वो धीरे धीरे करके ही चेंज होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये ना सोचें कि हम तो हायर पर्पस सर्व करना चाहते हैं गृहस्थ से, लेकिन शायद दूसरे नहीं करना चाहते, या दूसरे जो हैं फैमिली के मेंबर, वो हमसे ज़्यादा उस चीज़ में लगे हुए हैं और हम उनका साथ नहीं दे पा रहे। हम सब जो हैं वो अपने अपने तरीके से उसको करेंगे, और सबको जो है को चाहे किसी भी तरह से उसको अप्रोच कर रहा है, हायर पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं विदाउट बीइंग वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। जो उसमें कॉन्शियसली हायर पर्पस देख रहा है, वो तो अपना पर्पस उसमें सर्व कर ही रहा है, लेकिन जो दूसरे हैं वो उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके और कुछ जो है विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट वो भी कर रहे हैं। सो एक जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं होना चाहिए उसमें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली सर, और बहुत खूबसूरती से आपने ये आंसर दिया है। और क्या मैं इसका यही निष्कर्ष निकालूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनबायस होकर फुलफिल करें और बिना उसके साथ कोई गोल, कॉम्प्लेक्स गोल या स्पिरिचुअल गोल अटैच करें, बट हम अनबायस होकर कमिटमेंट के साथ, शिद्दत के साथ अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। राइट सर? एग्जैक्टली exactly। और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बजाय उसको अगर हम ये सोचेंगे कि वो जो है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल होगी ही, लेकिन वो बर्डन नहीं महसूस होगा, उसमें एक खुशी महसूस होगी। इट विल बिकम अ सोर्स बहुत ऑफ जॉय। सही, बहुत सही सर। कि अगर हम उसको, अगर हम गृहस्थ आश्रम में अपना हायर पर्पस ऑफ लाइफ को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को ही हटा दे, इनफैक्ट उसको एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। वेरी वेल सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, फैमिली लाइफ की जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, रिलेशनशिप जुड़ते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने खुद के बच्चों के साथ। तो जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे ये रिलेशनशिप्स जुड़ते चले जाते हैं और काफी डीपर बॉन्ड्स आते हैं। हम कहीं ना कहीं जहन में, अपने कॉन्शियस में होते हैं कि ये जो सारे रिश्ते हैं, ये इम्परमानेंट है, अस्थाई हैं, ये लोग भी अस्थाई हैं। पर इस चीज को जानते हुए भी हम कभी वो स्थायी पीस नहीं ढूंढ पाते, वो परमानेंट पीस नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन अस्थायी चीजों के आसपास ही घूमते फिरते रहते हैं। तो सर, आप इस पे थोड़ा सा हमें ज्ञान देंगे? ये सब सबको पता है कि अस्थाई है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन अटैचमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। उसमें एक लेसन छिपा हुआ है कि माँ बाप के साथ अटैचमेंट हुई, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बच्चों के साथ, एंड सो ऑन। तो अगर वो एक अटैचमेंट जो है छोड़नी पड़ती है और दूसरी अटैचमेंट होती है, तो दैट इन इटसेल्फ कैरीज अ लेसन कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं है। तो हमें अल्टीमेटली जो लगाव है किसी ऐसी चीज़ के साथ होना चाहिए जो कभी भी हमसे अलग नहीं होगी। एंड सूनर और लेटर विल डिस्कवर कि वो दैट इज ओनली द डिवाइन, केवल परमात्मा है जो हमारे साथ हमेशा है, और उसी के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए।
लेकिन उनके साथ अटैचमेंट, परमात्मा के साथ अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं वो इंडिविजुअल के साथ अटैच नहीं हो सकते। लेकिन अब इंडिविजुअल के साथ अटैच होने का एक दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। इंडिविजुअल्स के साथ अटैच हुए हुए हैं, सीइंग इन देम द डिवाइन। So the divine exists in each of us. So we see the divine in the individuals whom we are love with. एंड उससे जो है हमारी वो अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट जो है वो भी एक स्टेप है। क्योंकि अगर अटैचमेंट का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, अटैचमेंट से क्या दुख होते हैं जब बिछड़ना पड़ता है, तो जब तक वो नहीं देखा तो हमें जो डिटैचमेंट और अटैचमेंट जो है सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक्स रहेंगे। कोई भी चीज़ हमारे लिए असली मायना तभी रखती है जब हम उस एक्सपीरियंस को देखते हैं। तो अटैच होना, बिछड़ते वक्त दुखी होना, फिर नई अटैचमेंट होना, ये रियलाइज करना कि बार बार ये साइकिल चलेगा, उससे हम कुछ सीख रहे हैं। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों का जो है हम रियलिटी जब समझते हैं तो अपने आप ही हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ हमें पता है कि डिटैचमेंट जो है कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो और उनको हम फिर हर इंसान में भी और हर चीज़ में देखना शुरू कर देंगे। सर, इस अटैचमेंट के ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहूंगी। और ये क्वेश्चन हमेशा से मेरे दिमाग में था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कंडीशन करा जाता है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। ये जो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंडीशन बेस्ड है। और ये कहीं ना कहीं आपने अपनी इस बुक के अंदर भी, व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट बीइंग पंक्चुअल, में भी बहुत बहुत सुंदर तरीके से, इनफैक्ट मैं कहूंगी खलील जिब्रान की पोयम के साथ मेंशन करा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्चरली वी आर कंडीशन टू बिलीव दैट चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ अस इन अ ओल्ड एज। मतलब कि कल्चरली हमें ये बताया गया है, कंडीशन बचपन से ही हमारी अपब्रिंगिंग में ये बताया गया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे की लाठी होते हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इज इट स्पिरिचुअली हेल्दी टू सी योर चिल्ड्रन एज योर इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग ओल्ड एज? ये सोशल कंडीशनिंग है, लेकिन स्पिरिचुअली कोई ये नेसेसिटी नहीं है कि हम उस तरह से देखें। नॉट ओनली नेसेसिटी नहीं है, स्पिरिचुअली उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए। और बच्चों को कभी भी ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम ये उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे तो हमारी वो देखभाल करेंगे, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक लगता है कि जैसे हम बच्चों को एक उपदेश दे रहे हैं, उपदेश किसी को अच्छा नहीं लगता। दूसरा, उससे जो है एक हम बच्चे को एक एग्जाम्पल ही नहीं देखने को दे रहे, क्योंकि बच्चे को कहाँ वो एग्जाम्पल मिलेगा कि जहाँ पे वो देख सके कि अनकंडीशनल लव, बिना किसी चीज के आशा रखते हुए, बिना कोई वापस हमें कुछ मिलेगा उसके बदले में, वो देखते हुए हम अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। उसका एग्जाम्पल बच्चे को और कहाँ मिलेगा? सो इट्स नॉट गुड ट्रेनिंग। सो इसलिए बच्चों की देखभाल में हमारा मेन जो एम है यही होना चाहिए कि बच्चा अच्छा इंसान बने। बच्चा अच्छा इंसान बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी देखभाल भी करेगा, क्योंकि दैट विल बी अ बाय प्रोडक्ट, दैट विल बी अ साइड इफेक्ट। लेकिन ना तो हमें उसकी वजह से बच्चे पैदा करने चाहिए, ना ही जब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो बच्चों को ये बोलना चाहिए, और हमारे अंदर भी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े होकर हमारी देखभाल करेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे की देखभाल हम नहीं कर रहे, हम बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे, बच्चा हमारे लिए कुछ कर रहा है। बच्चा हमें मौका दे रहा है वो प्यार देने का जो असली प्यार है, अनकंडीशनल, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उसके लिए बच्चा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि बच्चा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम बच्चे के प्रति जो है ग्रेटफुल हैं। सो वी आर ग्रेटफुल टू द चाइल्ड डजंट हैव टू बी ग्रेटफुल टू अस। और अगर अच्छा इंसान बनेगा तो हमारी भी देखभाल करेगा, और जो हम बच्चे के लिए कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए करेगा। सो दिस इज साइकिल दैट हैज टू गो ऑन। वेरी नाइसली पुट सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब करा है ये पेरेंट्स और बच्चों का एक रिलेशनशिप। एंड आई थिंक अगर हम अपना परसेप्शन थोड़ा सा इस हिसाब से चेंज कर दे कि वी आर रेजिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आई थिंक ओवरऑल गुड ह्यूमन बीइंग इज द करेंसी ऑफ अ गुड सोसाइटी। So I'm sure society, then the nation, everything will turn around to be a good world for human beings. सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो आपकी इस बुक पर है, और आपने इस बुक में गॉसिप को एक पूरा एक चैप्टर दे रखा है। जबकि गॉसिप एक सोशल करेंसी है, मतलब एक ऐसी चीज जो हमें व्हाट्सएप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, हमें फैमिली गैदरिंग्स में मिल जाएगी, कैंटीन्स में मिल जाएगी। इनफैक्ट कई बार कुछ अच्छी कन्वर्सेशन के लिए आइस ब्रेकर भी बन जाती है। लेकिन सर, इन सभी चीजों में पहला क्वेश्चन, गॉसिप इतनी एडिक्टिव क्यों है? दूसरी चीज ये कि गॉसिप कैसे धीरे धीरे हमारे दिमाग और घर दोनों ही चीजों को डिस्टर्ब कर देती है? आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे हमें? ये जो एडिक्टिव टेंडेंसी है गॉसिप की, वो तो जो है हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम सोचें तो हम सब ने कभी न कभी गप मारी है बिल्कुल। और सबने एंजॉय भी किया है. So it बिल्कुल। does bring some pleasure, all right. And it's a very pleasure at no cost. पहले तो कम से कम ये होता था कि गप मारने के लिए आपको कोई एटलीस्ट यू नीड वन accomplice जिसके साथ बैठ के आप गप मारें. नाउ इवन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सोशल मीडिया में आप व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, आप दो चार व्हाट्सएप ग्रुप्स के अगर मेंबर हैं तो आप 24 घंटे गप मार सकते हैं विदाउट एनीबडी लाइव बीइंग विद यू. तो ऐसे सोशल मीडिया रिसर्च हैज शोन, जब भी हम इस तरह की कोई चीज करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है एंड सो इजीली अवेलेबल, तो देयर इज अ डोपामिन हिट. ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है विच गिव्स अस दैट फ्लीटिंग प्लेजर. सो देयर इज अ केमिकल कोरिलेट टू इट. और जब भी वो डोपामिन रिलीज होती है तो थोड़ी देर के लिए होती है. इट्स लाइक ए स्पाइक, इट गोज अप एंड इट कम्स डाउन. तो अब हमें पता है कि उस टाइम बड़ा मजा आया था, वो चला गया. अब दोबारा उसी को एक्सपीरियंस करना है तो यू वांट टू रिपीट इट. तो रिपीट करते हैं, फिर वैसे ही होता है. तो रिजल्ट इज कि इट्स इजीली अवेलेबल एंड यू कैन गो ऑन रिपीटिंग दैट, एंड द रिजल्ट इज दैट वी गेट एडिक्टेड. तो जिस चीज को का ड्यूरेशन मजा बहुत आया, ड्यूरेशन शॉर्ट थी, बार बार करने को इसलिए मन करता है, तो दैट इज एडिक्शन. वेरी शुड. तो दैट्स हाउ वी गेट एडिक्टेड टू इट. दूसरा आपने कहा कि उससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है. इज दैट व्हाट यू? यस सर, यस सर। तो दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे वो धीरे धीरे हमारे दिमाग और हमारे घर दोनों ही पीस को, दोनों ही जगह के पीस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है? यस, वो इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पे गप जो मारी जाती है वो तीन चीजों के बारे में होती है. एक होता है कि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, और किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरली अच्छी बात नहीं करते, कोई बुरी बात ही करते हैं, गिला करते हैं दूसरे की, और सोचते हैं कि वो देख तो रहा है, उसके पीछे ही कर रहे हैं उसकी. और उसमें एक जो है अपने को थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, थोड़ा एक ईगो बूस्ट मिलता है कि मुझे ये चीज पता है जो मैं किसी और को बता रहा हूँ, और जिसको बताते हैं उसको कहते हैं कि किसी और को मत बताना. तो उसमें जो है वी फील दैट वी आर क्रिएटिंग अ बॉन्ड विद दैट पर्सन, और वो भी सोचता है कि मैं बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे बता रहा है. लेकिन होता क्या है कि जिसको हम बताते हैं वो जरूरी नहीं कि बहुत देर तक आप उसको सीक्रेट रख पाए. वो फिर दूसरे को कहता है किसी और को मत बताना, वो कहता है किसी और को मत बताना, और उसमें मिर्च मसाला मिलता चला जाता है, और अल्टीमेटली घूम फिर के शायद उसके पास ही वापस आ जाएगी जिसके बारे में बात हो रही थी, उसके पास भी पहुंच जाती है वो बात. राइट तो सर। उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. और जो भी इस तरह से कर रहा है उसको ईगो बूस्ट तो जरूर मिलता है कि या तो मैं कुछ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या मैं प्रिविलेज्ड हूं. उनको ईगो बूस्ट मिल रहा है, उनको डोपामिन हिट्स मिल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है उससे. बहुत सही सर। आपने सिंस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करी, तो इसे पतंजलि योगा सूत्र का चैप्टर 1 का 8th सूत्र, जिसके अंदर पतंजलि ने विपर्य फॉल्स नॉलेज के बारे में बोला है। और उन्होंने बताया कि कैसे फॉल्स नॉलेज, अजम्पशन, ठीक है, ये भी गलत है। फॉल्स नॉलेज या अजम्पशन पे कुछ चीज करना वो भी गलत है। तो फैमिली लाइफ के अंदर काफी सारे इवेंट्स, काफी सारे डिस्कशंस, काफी सारे डिसीजंस सिर्फ एक एजम्पशंस पर ले ली जाती है। तो कैसे हम अपने आप में ये एक हैबिट डालें कि हमें वहीं पर ही पॉज हो जाना चाहिए, और एक क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए, ना कि विपर्य
जो कि एक फॉल्स नॉलेज या फिर एजम्पशन के बेसिस पर। पतंजलि का ये जो सूत्र है, 8वां सूत्र है, शुरू शुरू में ही तो शुरुआत होती है पतंजलि के योग सूत्र से, चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की कोई वृत्तियां जो हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, उनको हमें हटाना है। उनको हटा देंगे तो जो प्योर चित्त है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो रह जाएगा। दैट इज वन विद द डिवाइन, दैट हैज टोटल नॉलेज। तो उसमें किसी गलती की, किसी भ्रम की, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर 8वीं तक पहुंचते पहुंचते वो ये बताते हैं कि जो मॉडिफिकेशन है वो कौन कौन सी हैं और कैसे क्रिएट हो सकती हैं। तो उसमें जो पहली पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आ, वो जो है वो राइट नॉलेज है। तो राइट नॉलेज जो है, जिसको हम आमतौर पे सही समझते हैं, वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। वो कंप्लीट नॉलेज तो जो चित्त का जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसमें ही है। तो जिसको हम राइट नॉलेज समझते हैं वो भी कंप्लीट, वो भी टोटल नॉलेज और कंप्लीट नहीं है, लेकिन जहां तक हम समझते हैं मेंटल लेवल पे वो राइट है। उसके फिर वो कहते हैं कि 3 स्रोत हो सकते हैं। या तो हो सकता है प्रत्यक्ष, कि हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने आंखों से सब कुछ नहीं देखा। दूसरा है इन्फ्रेंस, अनुमान, कि कुछ चीजों को हमने जोड़ के अपना लॉजिक लगाया और अनुमान निकाल लिया। और वो जो और भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जैसे गृहस्थ की हम बात कर रहे हैं, हस्बैंड को उसकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब तुम घर पे नहीं थे तो तुम्हारी माँ ने क्या किया। और अगर रोज रोज कुछ ऐसा बताती रही, तो जिसको हम आम लैंग्वेज कहते हैं कि रोज अपने पति के कान भरती है, तो उसने तो डायरेक्टली कुछ नहीं देखा, प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन जो उसको बताया गया इनडायरेक्टली उससे अनुमान निकाल लिया। उल्टा भी होता है। माँ जो है अपने बेटे के कान भर सकती है अगेंस्ट द बहू, दैट ऑल्सो कैन हैपन, दोनों चीजें हो मतलब सकती है। सर यहाँ ये बताना चाहते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो। सो सो दिस इज सो इससे जो अनुमान का जो दूसरा दिया है कि हम उसको सही नॉलेज मान बैठते हैं, वो एक्चुअली और भी ज्यादा रिस्की है। तो प्रत्यक्ष भी कंप्लीट नहीं है नॉलेज, जो अनुमान निकाला वो भी कंप्लीट नहीं है, वो तो और भी डिस्टॉर्टेड है। लेकिन जो असली नॉलेज है वो हमें मिलता है ग्रंथों से, फ्रॉम द जो ऋषियों ने हमारे क्रिएट किया है, वो जो है वहां से मिलता है। लेकिन वो हमारे लिए फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, उसको जो हम थ्योरेटिकल लेवल पे ही जानते हैं। तो ये जो तीसरी वृत्ति है, वो जो वृत्ति है पहली वाली, कि हमें असली जो नॉलेज है उसमें भी इतनी रिस्क हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर अगला जो है, जो 8वें में आपने बताया कि इनडिस्क्रिमिनेशन, यस या सर। ऊपर ये, हाँ, कि हम सही और गलत के बारे में डिस्टिंग्विश ना करें। तो हमें जब पता है कि सही चीज हमें पूरी पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक चित्त की सारी वृत्तियां रिमूव नहीं है तब तक असली हमें पता ही नहीं है, तो हम एटलीस्ट ये एक्नॉलेज करें हमेशा कि जिस भी चीज को हम सच समझते हैं वो शायद पूरी तरह से सच ना हो, मैं शायद डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। क्योंकि डिस्टिंग्विश ना कर पाना वही जो एक सबसे बड़े स्रोत है ऑफ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये समझना इसलिए जरूरी है, पतंजलि ने ये सब क्यों लाई हैं कि वृत्तियां हैं क्या, क्योंकि हम वृत्तियों से दूर हटना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वृत्तियों को समझना जरूरी है। जैसे सपोज हमें स्पेस फ्लाइट में जाना है, वी हैव टू गो टू आउटर स्पेस, वहां ग्रेविटी नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें ग्रेविटी को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हमें चित्त वृत्ति निरोध बनना है, वृत्तियां सब हटानी है, तो वहां पहुंचने से पहले हम सब वृत्तियों को हटाना पड़ेगा। और उनमें सबसे पहली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इनडिस्क्रिमिनेशन, कि हम सही और गलत के बारे में डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए, और जो चीज पार्शियल ट्रूथ है या डिस्टॉर्टेड ट्रूथ है उसको सही मान बैठे। बिल्कुल तो सही। सबसे पहले तो इसको समझना है। बहुत खूबसूरती से सर आपने गृहस्थ आश्रम बताया, और गृहस्थ आश्रम में जो कि एक स्टेज है, फैमिली लाइफ है, उसके अंदर कैसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज में एक अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जिससे हम अपने जो उच्च उद्देश्य है, हायर पर्पस है, उससे भी कनेक्टेड रहें, और जबकि इतना कॉम्प्लेक्स ना करें कि इतने गोल अटैच ड्रिवन लाइफ ना, मतलब नहीं जीते हुए अपनी अपने उस अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करते रहें। दूसरी चीज जो आपने डिस्क्राइब करी, वो करी एक एक्शन, गॉसिप को। ठीक है, और गॉसिप में कैसे इंडल्ज ना होते हुए एक क्लैरिटी लेकर आने के लिए आपने कहा, विच इज अनदर अ ब्यूटिफुल थिंग।
आपने इस बुक के अंदर ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग एटीट्यूड को भी एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करा है। और सर, आजकल क्या ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि अ, हर इंसान अपनी लाइफ में जब गृहस्थ आश्रम में होता है, कहीं ना कहीं वो डिसकंटेंट होता है, उसमें कंटेंटमेंट नहीं होता। या तो जैसे कि एक बहुत छोटा सा रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों का ले ले, पेरेंट्स अपने बच्चों से, उनके स्कोर्स रिजल्ट से कभी खुश नहीं होंगे, और बच्चे अपने पेरेंट्स के पॉकेट मनी के अमाउंट से खुश नहीं होते हैं, या फिर जो वो उनको वेकेशन पर लेकर जा रहे हैं, या जो वो उनको खरीद कर दे रहे हैं। तो ये जो गैप ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवरी का होता है, इन सब कहीं ना कहीं पर कंप्लेनिंग, कांस्टेंट कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। आपने बुक के अंदर, अपनी इस बुक के अंदर व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट बीइंग पंक्चुअल के अंदर ग्रम्पलिंग को रिजॉल्व करने के लिए ग्रैटिट्यूड का सोल्यूशन बताया है। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, व्हाई यू हैव चूजन ग्रैटिट्यूड एज अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट फ्रॉम ग्रम्पलिंग। क्योंकि ग्रम्बलिंग जो है वो हम शिकायत कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन में नहीं है या कौन सी चीज़ गलत है। तो उस टाइम हम भूल रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या कुछ है। बहुत कुछ है जिसके लिए ग्रेटफुल होना है, या बहुत कुछ सही चल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो ग्रम्बलिंग जो है वो बिल्कुल उल्टा है उसका, ग्रेटिट्यूड का। तो इसलिए उसको बताया कि एंटीडोट है उसका, अगर हम कृतज्ञ होंगे तो ग्रम्बल नहीं करेंगे। इफ विल बी ग्रेटफुल वी विल नॉट बी ग्रम्बलिंग। और ये ग्रम्बलिंग जो है वो गृहस्थ में अगेन कोई ना कोई हो सकता है, एक है जो ग्रम्बल करता है। तो अ, उसको साथ भी कैसे डील करना है, that also is an opportunity for spiritual growth, and for that person again it's an opportunity to feel grateful. uh, तो गृहस्थ में जो है केवल ना केवल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फॉर गिविंग अनकंडीशनल लव, जैसे बच्चों को भी बात की कि अनकंडीशनल लव दे सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। बट गृहस्थ गोज बियॉन्ड दैट। गृहस्थ में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे हम उन सबको भी प्यार करते चले जाएं जो ग्रम्बल करते हैं, जो अनलवेबल हैं, अनलाइकेबल हैं, या जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि एक कमिटमेंट है कि ये फैमिली है। तो ये सब कुछ होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ रहें। जैसे शुरू में वो आपने पॉर्क्यूपाइंस वाली स्टोरी बताई, तो ये सब जो है पॉर्क्यूपाइन के स्पाइन्स की तरह काम कर सकते हैं, ऑल दिस ग्रम्बलिंग, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग। तो वो होते हुए भी एक कमिटमेंट जो है वो दैट कीप्स द फैमिली टुगेदर, एंड दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। बिकॉज अनकंडीशनल लव डज नॉट ओनली मीन कि हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें या कोई कंडीशंस ना रखें, बट लेकिन जो चीजें हमें डिस्करेज कर रही हैं फ्रॉम लविंग, उनको भी हम इग्नोर करें और फिर भी प्यार करते चले जाएं। दैट्स द बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ move towards the stage where we'll be able to see the divine in everyone. हाउ ब्यूटिफुल सर, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुली आपने कॉम्प्लेक्स गृहस्थ आश्रम को इतना सिंपल करके एक्सप्लेन कर दिया। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग इतनी सारी चीजें सोच रहा होता है, चाहे वो छोटे छोटे जो एटीट्यूड्स होते हैं हमारे, उन एटीट्यूड्स के से उत्पन्न वो वृत्तियां हों, या फिर सामने वाले के कोई एक्शंस हो। बट आपने कितनी खूबसूरती से एक अपॉर्चुनिटी दे दी, स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी कहकर समझाया है हमें कि कैसे हम अपनी हर हर्डल्स को, हर लाइफ एक्टिविटी को एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर इस स्पिरिचुअल जीवन की तरफ और आगे प्रोग्रेस करते रहे। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन सर, एंड आई एम श्योर आज हमारी ऑडियंस के लिए भी काफी सारे लेसन होंगे अपने साथ अप्लाई करने के लिए लाइफ में और सीखने के लिए। बट मैं अपने सारे दोस्तों को जो आज हमें इस आईजी लाइव में ज्वाइन कर कर सुन रहे हैं, पहला, दूसरा जो हमें बाद में यूट्यूब चैनल्स पर वॉच करेंगे, सभी को ये बताना चाहूंगी कि 12th October this year, we have a spiritual Baitak with Dr. Ramesh Bijlani, where you can ask anything related to life, yoga, spirituality. आपको लगता है जिंदगी stuck है, you have a realization, but you are not able to move ahead. You can come and ask in the spiritual Baitak with Dr. Ramesh Bijlani. Then second is, if you feel
lingering, but you cannot ask in a public platform, please feel free to write to us. We will ask on your behalf, keeping your identity as anonymous. So, we are hosting 12th October a spiritual better with Dr. Ramesh Bijlani. It will be a beautiful event where there will be a lot of interaction, a lot of mental blocks. We'll try to resolve it with the help of Dr. Ramesh Bijlani. So, friends, make sure that you attend 12th October Zoom live session. And also, as a promise, we have another IG live with Dr. Ramesh Bijlani on 21st September on marriage and divorce. And सर ने इस पूरी कन्वर्सेशन को उस पॉक्यूपाइन की स्टोरी के लेसन से बहुत अच्छे तरीके से रैप कर दिया कि पॉक्यूपाइन कि जैसे स्पाइक्स होते हैं, उन सारे स्पाइक्स को आप लाइफ का एक नेगेटिव एटीट्यूड ले सकते हो और एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी समझकर उससे डील करना सीख सकते हो. ये एटीट्यूड आपके खुद के भी हो सकते हैं और आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्य या फ्रेंड्स फैमिली में भी हो सकते हैं. सो फ्रेंड्स, I hope this IG live was beautiful with you. It helped you in understanding Grihasthashram. I know it is just a tip of the iceberg what today Dr. Ramesh Bijlani and I have discussed. But हमारी intention ये है कि इन छोटी छोटी conversation से आपको हम एक छोटा सा मैसेज आपके घर तक पहुंचा सकें. Thank you so much, Ramesh sir. Thank you, Shivani, and thank you all the brothers and sisters who joined. Thank you so much for giving me the opportunity to share something and fulfill the purpose of my life. थैंक यू सो मच सर. आज आपकी इन ब्यूटीफुल बातों से हमें लाइफ का महत्व समझ आया है, स्पिरिचुअल महत्व समझ आया. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार एवरीवन. वी आर एंडिंग दिस आईजी लाइव.